नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। आदिवासी समाज के खिलाफ है भाजपा, भरूच में दहाड़े दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, तैयारियों में जुटी कांग्रेस। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि सीएम नीतीश 17 जनवरी को जाएंगे कोलकाता, विपक्ष के बड़े कार्यक्रम में होंगे शामिल, सियासी हलचल तेज। खबर में आगे जिक्र होगा कि 46 में से 56 की गिनती गिनते हैं। बेरोजगारी को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर खड़े किए सवाल। और खबर में आगे जिक्र होगा कि नरेंद्र मोदी अगर विष्णु का 13वां अवतार है तो चुनाव बैलेट पेपर पर करके दिखाएं, संजय राउत ने कर दिया पीएम मोदी को चैलेंज। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा को बैलेट पेपर पर चुनाव कराने का चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में अपनी राय लिखिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, आदिवासी समाज के खिलाफ बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के भरूच में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि गुजरात में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी आदिवासी समाज के खिलाफ है। पिछले 30 साल में बीजेपी ने आदिवासी समाज को कुछ नहीं दिया। केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सारा काम काज छोड़कर आप लोगों से मिलने आए हैं। कल हम जेल में चैतर वसावा से मिलने जाएंगे। आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। चैतर वसावा हमारे छोटे भाई जैसा है। आम आदमी पार्टी हमारा एक परिवार है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात से है कि चैतर वसावा की पत्नी को भी इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। शकुंतला बेन चैतर वसावा की पत्नी है, लेकिन हमारे समाज की बहू हैं। वो इन लोगों ने हमारे समाज की बहू को गिरफ्तार किया है। ये पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमान की बात है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस अपमान का बदला लेंगे या नहीं लेंगे। केजरीवाल ने कहा कि पुराने जमाने में डाकू होते थे, उन डाकुओं का भी ईमान धर्म होता था। किसी गांव में डाका मारने जाते थे तो उस गांव की बहन बेटियों को नहीं छेड़ते थे। बीजेपी वाले तो डाकुओं से भी बदतर हैं। उन्होंने हमारी बहू को गिरफ्तार करके पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। भरूच में बोलने से पहले केजरीवाल ने ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी के चैतर वसावा एक बेहद लोकप्रिय आदिवासी नेता हैं। उन्हें और उनकी पत्नी को बीजेपी की गुजरात सरकार ने एक फर्जी केस में कई दिनों से जेल में डाला हुआ है। आज मैं और भगवंत मान जी गुजरात जा रहे हैं और उनके इलाके में लोगों से मिलेंगे और हम उनके जेल में भी उनसे मिलने जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि वाकई में आदिवासी समाज के खिलाफ है भाजपा? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस। यहाँ दोस्तों, झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को सीएम सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का साझा कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। इसी के साथ दूसरी तरफ राज्य में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय पहुंचे। राज्य के विभागीय अधिकारी और पुलिस अधिकारी उनसे मिलते रहे। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कला संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री हफीजुल हसन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उनसे मिले। दोस्तों, सीएम हेमंत सोरेन करीब 4 घंटे तक झारखंड मंत्रालय में रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात सबके सामने हैं। निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश में जुटी भाजपा को महागठबंधन में शामिल दल के एक सदस्य और कार्यकर्ता एकजुट होकर जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा में एकजुटता देखकर भाजपा को समझ आ जाएगा कि ये सरकार हर हाल में अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अगली बार भी जनता के आशीर्वाद से सत्ता में उनकी सेवा करने लौटेगी। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम नीतीश 17 जनवरी को जाएंगे कोलकाता, विपक्ष के बड़े कार्यक्रम में होंगे शामिल, सियासी हलचल हो चुकी है तेज। यहाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का दौरा करने वाले हैं। सीएम नीतीश ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर लेफ्ट की ओर से आयोजित एक सेमिनार में हिस्सा लेंगे। वहीं सीएम के इस दौरे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा को लेकर सीएम नीतीश अलग अलग राज्यों में दौरा कर रहे हैं और इसे लेकर कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश के लेफ्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के फैसले को भी एक सियासी दांव माना जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम नीतीश ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें एक एक कर पार्टी को जोड़ा है।
है, जिसके बाद उन्हें विपक्षी गठबंधन का मुख्य चेहरा माने जाने लगा था। जेडीयू के नेता विपक्ष गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हैं। हालांकि अब तक इंडिया गठबंधन के संयोजक या उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने जेडीयू के उम्मीदों पर पानी फेर दिया और पीएम उम्मीदवार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे कर दिया। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया, जिसके बाद से सीएम नीतीश नाराज देख रहे थे। वहीं दोस्तों सीएम ने कई बार ये कहा है कि उन्हें इंडिया गठबंधन में किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है, वो केवल सभी विपक्ष दलों को एकजुट कर पीएम मोदी को सत्ता में से बेदखल करना चाहते हैं। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन का एकमात्र लक्ष्य किसी भी तरह भाजपा को सत्ता से बेदखल करना होना चाहिए और इसी के साथ एकजुटता बनाए रखनी चाहिए? तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने खड़े किए सवाल, कहा ये लोग 46 में से 56 की गिनती गिनते हैं। बेरोजगारी को लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब से बीजेपी की 2014 की सरकार आई है, सबसे ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं। 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। न जाने कितने बड़े पैमाने पर भारत छोड़कर उद्योगपति चले गए हैं। वहीं सपा मुखिया ने कहा कि जो जवान शहीद हुए हैं उनके यहाँ सरकार की तरफ से मिलने कोई नहीं जा रहा है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 की गिनती गिनते हैं। उनसे पूछिए कि जो निवेश आना था 40 लाख करोड़ का, इसमें कितना निवेश जमीन पर पहुंचा, और अगर निवेश जमीन पर पहुंचा है तो कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज गुजरात के लोग भी देश छोड़कर जा रहे हैं। क्या हम मान लें कि यही उनका गुजरात मॉडल था? जो बैंकों का पैसा लेकर गए हैं वो एक ही प्रदेश के सबसे ज्यादा हैं, और सही मायने में कहें तो नोटबंदी भी उन्हीं के कारण हुई है। लेकिन नोटबंदी से ना तो काला धन आया और ना ही जनता को फायदा हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ का काला धन पकड़ा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड झारखंड ने तोड़ा। वहां तो 400 करोड़ का काला धन पकड़ा गया। सही कहें तो बीजेपी की नोटबंदी गलत साबित हुई। बीजेपी वाले विकसित भारत का नारा दे रहे हैं, लेकिन बिना पीडीए के हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। हमारी आबादी ज़्यादा है, हमें साथ लिए बिना देश विकसित नहीं हो सकता। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के सवाल पर मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि जब भगवान राम हमें बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, नरेंद्र मोदी विष्णु का 13वां अवतार है तो चुनाव बैलेट पेपर पर करके देख लें। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर फिर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि अंधभक्त मोदी को विष्णु का 13वां अवतार मानते हैं। अगर ऐसा है तो मोदी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर लोकसभा का चुनाव कराकर देख लें। 33 करोड़ देवी देवता भी उन्हें हार से नहीं बचा सकेंगे। संजय राउत ने आरोप लगाया कि ईवीएम की मदद से लोकतंत्र को कुचलकर तानाशाही स्थापित की जा रही है। संजय राउत ने कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम एक बार फिर से शक के दायरे में है। उन्होंने कहा कि 19 लाख ईवीएम चोरी हो चुकी है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ये ईवीएम मशीन किसने चुराई है, वो इस वक्त कहाँ है, किसके कब्जे में है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते ईवीएम शक के दायरे में होगी। और दोस्तों, अगर कल ईवीएम के मुद्दे पर लोग सड़कों पर उतरते हैं और अराजकता फैलती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। संजय राउत ने कहा कि अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे तो बीजेपी नगर निगम और ग्राम पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र सरकार को महाराष्ट्र से नफरत गुजरात भेजे जा रहे हैं, हमारे हिस्से का उद्योग, आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, गिरगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने केंद्र और एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये मुंबई हमारी है और इस मुंबई ने देश को चलाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे एक बार फिर केंद्र के पीएम मोदी की और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। दक्षिण मुंबई के गिरगांव में शिवसेना यूबीटी के कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने केंद्र और एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा।
दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये मुंबई हमारी है और इस मुंबई ने देश को चलाया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये सरकार महाराष्ट्र विरोधी है। क्या आपके राज्य में एक भी नया उद्योग आया है? ध्यान दीजिए कि आपके भविष्य के लिए कौन लड़ रहा है। आदित्य ठाकरे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्या यहाँ एक भी नई सड़क बनी? हमारी सरकार आएगी और जिसने घोटाला किया है वो जेल जाएगा। हमारा हिंदुत्व साफ है, हमारे दिल में राम और हाथ में काम, और हम इस हिंदुत्व को आगे लेकर जाएंगे। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा दिख रहा है कि उनको महाराष्ट्र से नफरत है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के हिस्से का उद्योग भी छीन रही है। उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में यहाँ कितने उद्योग लगे हैं, FDI से कितना पैसा आया, फॉक्सकॉन ने जमीन हमें दी थी लेकिन वो उद्योग चला गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े उद्योग हैं वो सारे गुजरात जा रहे हैं। साथ ही आदित्य ठाकरे ने केंद्र के PM नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में अचानक कम हुई मतदाताओं की संख्या, कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश में महज 50 दिन में 62,000 मतदाता कम हो गए हैं। ये जानकारी मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है। विधानसभा चुनाव के लिए जारी फाइनल वोटर लिस्ट में 4 अक्टूबर 2023 को 5,60,60,525 मतदाता थे। वहीं 6 जनवरी 2024 को घटकर 5,59,58,370 मतदाताओं की संख्या रह गई है और इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, तो निर्वाचन आयोग ने भी इस पर अपना जवाब दे दिया है। हालांकि कम हुई मतदाताओं की संख्या को उन मामलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जहां मतदाताओं की या तो मौत हो गई है या दूसरे राज्यों में स्थानांतरित हो गए हैं या फिर उनका नाम 2 बार दर्ज किया गया है। वहीं इस पर अब राजनीति भी होने लगी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने बजाय लोकसभा चुनाव का बिगुल आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में बनाई समितियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कुछ पूर्वी राज्यों सहित कई राज्यों के लिए शनिवार को चुनाव समितियां तथा मध्य प्रदेश के लिए राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया। पार्टी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राजस्थान, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा की प्रदेश चुनाव समितियों और मध्य प्रदेश की प्रदेश चुनाव समिति एवं राजनीतिक मामलों की समिति के गठन के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जरूरत पड़ी तो कल्पना सोरेन बन सकती हैं झारखंड की मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन की बहन का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, झारखंड CM हेमंत सोरेन ED की जांच का सामना कर रहे हैं। बीते दिनों सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि CM हेमंत सोरेन भी CM पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की नई CM बन सकती हैं। अब CM हेमंत सोरेन की बहन के बयान ने भी इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। दोस्तों, हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन से जब कल्पना सोरेन के CM बनने की चर्चाओं को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो CM बन सकती हैं। हमारी पार्टी में अन्य लोग भी हैं लेकिन इसका फैसला पार्टी के विधायक दल की बैठक में होगा। अभी पुष्टि तो नहीं कर सकती लेकिन जरूरत पड़ी तो वो CM बन सकती हैं। अंजलि सोरेन ने हेमंत सोरेन को ED के सामने समन मिलने पर कहा कि एक तरफ हमें ऊपर उठाया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार एक आदिवासी सरकार है। मैं कह सकता हूं कि आदिवासी होने की वजह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार को डर है कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार काम करती रहेगी तो उन्हें आदिवासियों के वोट नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि वो ये सब कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? क्या राजनीति से प्रेरित है झारखंड के मुख्यमंत्री को ED का समन? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद बोले सीटों की शेयरिंग पर अच्छी बात हुई, 1-2 दिन में JDU से बात करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की 2 महत्वपूर्ण पार्टियां और कांग्रेस और RJD की बैठक पर रविवार को दिल्ली में 2.5 घंटे से ज्यादा चली। बैठक के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सीटों की शेयरिंग पर अच्छी बात हुई, 1-2 दिन में JDU से बात करेंगे। वहीं RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने ऑल इज वेल कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिट एंड रन कानून के खिलाफ उड़ीसा ड्राइवर संघ केंद्र सरकार को दी चेतावनी, बोली कानून वापस लो नहीं तो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उड़ीसा मोटर ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ड्राइवर संघ की हड़ताल पर प्रतिक्रिया
व्यक्त किया है और कहा है कि चालक संघ भारतीय दंड संहिता की धारा 160 खंड 2 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ड्राइवरों के लिए एक नया नियम लेकर आए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर कोई दुर्घटना करता है तो वो 7 लाख रुपए जुर्माना के तौर पर भुगतान करेगा, उसे 10 साल की जेल होगी। हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। फिलहाल इस कानून को स्थगित रखा गया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। कोई भी जानबूझकर दुर्घटनाओं का कारण नहीं बनता है, यह आपात स्थिति या दैवीय आपदाओं के कारण होता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भाजपा जब से केंद्र में सत्ता में आई है तब से ही ड्राइवर के खिलाफ नीतियां बना रही है। वर्तमान 75% ड्राइवरों ने वाहनों को बंद कर दिया है। आगामी दिनों में सभी वाहन बंद होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव समिति का गठन, डोटासरा को बनाया अध्यक्ष। अशोक गहलोत, सचिन पायलट के नाम भी सूची में शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की रायशुमारी से लेकर चुनाव संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह समेत कई सारे नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भी जय जय सिया राम। खरमास खत्म होते ही अयोध्या जाएंगे यूपी चीफ अजय राय। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर तेजी से गरमाने लगा है। हालांकि इस बार राम मंदिर का मुद्दा गरमाने की वजह दूसरी है, क्योंकि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया था। इसके बाद से मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और इसे लेकर राम मंदिर ट्रस्ट और सरकार की ओर से अपने अपने स्तर से जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी अति उत्साहित नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने एजेंडे में अयोध्या को शामिल करते हुए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने एक बयान में कहा कि हम लोगों की भगवान राम पर आस्था है, हम भगवान राम का दर्शन करने जाएंगे और जय जय सिया राम होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या जा रहे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय खरमास समाप्त होने के अगले दिन 15 जनवरी को शुभ दिनों में अयोध्या जाने वाले हैं। 15 जनवरी को सुबह 9:13 पर खरमास समाप्त हो रहा है। कांग्रेस के नेता सुबह 9:15 पर लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से अयोध्या के लिए निकलेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने पर बीजेपी में मतभेद, संगठन पक्ष में लेकिन सांसद खिलाफ। कोर कमेटी की मीटिंग में भी नहीं बनी आम राय। जी हां दोस्तों, हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं के सुर अलग अलग हैं। शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद पंचकुला में हुई हरियाणा भाजपा की कोर कमेटी की मीटिंग में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन पाई। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सियासत के साथ तस्वीर भी बदली, वसुंधरा का हटाया बीजेपी कार्यालय से फोटो। 25 सालों के सफर का अंत तो नहीं। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल का राज आते ही अब सियासत की फिजा भी बदल गई है। 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के अब राजस्थान में युग समाप्त होने को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन से एक रात पहले ही भाजपा कार्यालय से वसुंधरा राजे की फोटो लगे हुए होर्डिंग्स उतार दिए गए। पिछले कई सालों तक इन होर्डिंग्स पर वसुंधरा राजे और भाजपा नेता राजेंद्र राठौर की फोटो दिखाई देती थी, लेकिन अब सियासत बदल चुकी है तो चेहरे भी बदल गए हैं। वही वसुंधरा की फोटो हटाने के साथ सियासत में उनके युग के अंत होने की जमकर चर्चाएं हो रही हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने बीती देर शाम भाजपा विधायक और पदाधिकारी से संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में वसुंधरा राजे नदारद रहीं, जिसको लेकर सियासत में कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीते 25 सालों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राजस्थान की सियासत में गहरा प्रभाव रहा है। बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सबसे लोकप्रिय और जनाधार वाली नेता रही। विधायकों में भी उनके काफी समर्थक हैं, लेकिन बीते समय से वसुंधरा और बीजेपी हाईकमान के बीच काफी दूरियां रही। इस दौरान समय समय पर केंद्रीय नेतृत्व ने इस संकेत को देने की कोशिश की थी कि बीजेपी इस बार राजस्थान में परिवर्तन कर सकती है। ये संकेत वाकई में सच भी साबित हुआ, जहां 25 सालों की सियासत में राज करने वाली वसुंधरा राजे के सफर पर अंकुश लगाते हुए पार्टी हाईकमान ने एक नए चेहरे पर विश्वास जताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेताओं का दल प्राण प्रतिष्ठा से पहले जाएगा राम मंदिर। अविनाश पांडे ने कहा, देश में है अघोषित आपातकाल। जी हां दोस्तों, सहारनपुर में शुरू हुई कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का शनिवार को लखनऊ में समापन हुआ। शहीद स्मारक पर हुई जनसभा में यूपी कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए और ये प्रभारी बनने के बाद उनका पहला दौरा है। अविनाश ने कहा कि मौजूदा सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है और अब इसके खिलाफ खड़े होने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है।
और हमें इस यात्रा को सफल बनाकर लोकतांत्रिक विचारों की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाना है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 15 जनवरी को राम मंदिर में दर्शन की योजना बनाई है। इस दौरान दल हनुमानगढ़ी भी जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आप हमारे ऑक्सीजन सपोर्ट करिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले मीडिया से बोले खड़गे। जी हां दोस्तों, विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई के रेड पर उन्होंने कहा कि एजेंसियों का उपयोग करके विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। नेताओं के साथ साथ उनके रिश्तेदारों को भी टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मिले न्योते पर भी बताया कि उन्हें राम मंदिर का निमंत्रण मिला है। इस पर वो कुछ दिनों में फैसला लेंगे। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को पार्टी ऑफिस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में जानकारी दी और उन्होंने 14 जनवरी से राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रदेश से गुजर रही है वहां के प्रदेश अधिकारियों से बातचीत की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।